रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही परिश्रमी और सच्चे थे। इसी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक छोटा सा टूटा फूटा मिट्टी का घर था, जिसमें मोहन दादा और उनकी पत्नी सावित्री दादी रहते थे। दादी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। वो चारपाई से उठ भी नहीं पाती थी। उनकी महंगी दवाओं का खर्च उठाने के लिए मोहन दादा रोज सुबह अपनी बूढ़ी हड्डियों को समेटकर दूसरों के खेतों में कठिन मजदूरी किया करते थे। मोहन दादा का एक बेटा भी था, राजेश, पर वो अपनी शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को लाचार छोड़कर गांव में ही एक बड़े और पक्के घर में आराम से रहने लगा था। लेकिन स्वाभिमानी मोहन दादा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो रोज की तरह आज भी खेत में पसीना बहा रहे थे। तभी धूप में तपते रास्ते से एक अनजान जोड़ा, एक युवक और एक युवती उधर से गुजर रहा था। मोहन दादा को खेत में काम करता देख दोनों के कदम अचानक रुक गए। प्रणाम दादा। दादा, मैं एक नवयुवक विनोद हूँ और ये मेरी पत्नी गीता है। दादा, हम पुराने गांव से आए हैं। वहाँ हमने कर्ज ले लिया था और अपनी घर और जमीन को गिरवी रख दिया था। हम कर्ज नहीं चुका पाए, जिसके कारण वहाँ के साहूकार ने हमें निकाल दिया। दादा, इस वक्त हमें रहने के लिए बस एक घर की व्यवस्था चाहिए। क्या गांव में कोई ठहराव मिलेगा? देखो बेटा, हम सीधे साधे खेतीहर लोग हैं। मुझे पुलिस अदालत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो भी मुसीबत आएगी, तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ रहोगे। और हाँ, मेरे पास कोई बहुत सारे कमरे नहीं है बाबू। बस एक ही कमरा है, जिसमें मेरी एक बीमार बूढ़ी पत्नी रहती है। अगर रहना है तो पैसे मुझे हर महीने जल्दी देने होंगे, क्योंकि मुझे अपनी बुढ़िया की दवा लानी होती है। ठीक है दादा, हमें मंजूर है। आप बस अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। आप पहले हमें अपना घर दिखाइए। मोहन दादा कुदाल कंधे पर रखकर विनोद और गीता को लेकर अपने उस छोटे से घर पर आते हैं। घर के आंगन में कदम रखते ही सावित्री दादी चारपाई पर लेटी हुई थी। मोहन दादा अपनी पत्नी के पास जाते हैं। सावित्री, देख, ये दोनों आज से हमारे घर में रहेंगे और महीने का किराया भी देंगे। अब तेरी दवा समय से आ जाएगी भाग्यवान। गीता दादी की दयनीय हालत और कमजोर शरीर को देखकर भावुक हो जाती। माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से आपको इस घर में खाना नहीं बनाना है और ना ही कोई काम करना है। इस घर की बेटी समझकर मुझे हक दीजिए माँ जी। अब सारा काम मैं खुद संभालूंगी। आप बस आराम करिए। दादा, घर तो मिल गया, पर पेट पालने के लिए रोजगार भी चाहिए। क्या मुझे इस गांव में कोई काम मिलेगा? बेटा, इस छोटे से गांव में इस समय काम मिलना बहुत मुश्किल है। अपनी ही धरती पर लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तुम्हें आसानी से कोई काम मिलेगा। अरे काम वाम छोड़ो, सुबह से एक दाना पेट में नहीं गया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है विनोद। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं तो पहले गांव के बाजार जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ। जान निकल रही है मेरी। ठीक है गीता, धीरज रखो। बैठो तुम यहाँ माँ जी के पास। मैं जाता हूँ और गांव से कुछ खाने का इंतजाम करके अभी आता हूँ। विनोद खाने की तलाश में गांव के बाजार पहुंचता है। वो उम्मीद लिए एक आध दुकानों पर जाता है, लेकिन वहां तैयार खाना बहुत महंगा मिल रहा था। अपनी जेब की तंगी को देखकर वो बिना कुछ लिए आगे बढ़ जाता है। तभी एक सब्जी वाला जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। सबसे सस्ते रेट में 10 रुपए पत्ता गोभी। जल्दी आओ भैया, ले जाओ मात्र 10 रुपए में। तभी विनोद उसके पास जाता है और बोलता है, अरे ये पत्ता गोभी कैसे दिए भैया? मात्र 10 रुपए किलो भाई। दरअसल मौसम खराब होने के कारण से पत्ता गोभी की बढ़ोतरी अधिक हो गई है बाजार में। इसी कारण इसका दाम बहुत कम हो गया है। आप बताइए, आपको कितने किलो दूं? मुझे 1 किलो दे दो भाई। विनोद पत्ता गोभी खरीदकर और पास के ही किराना दुकान में मैदा और कुछ मसाले लेकर घर की ओर निकल पड़ता है।
विनोद, तुम ये क्या लाए हो पत्ता गोभी? सुबह से मेरे पेट में चूहे खुद रहे हैं और तुम बस ये पत्ता गोभी ही लाए हो। गीता, खाने का बना बनाया सामान यहाँ बहुत महंगा है। हमारे पैसे तुरंत खत्म हो जाते, पर तुम थोड़ा सब्र रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। अरे, अब इस कच्ची सब्जी से क्या बना कर लाओगे? अरे तुम्हें पता नहीं क्या, मैंने हमारे पिछले गांव में एक ढाबे में कुछ समय तक काम किया था। वहीं से मैंने एक शहरी रेसिपी बनाने को सीखा था। मैं बस वही बनाने जा रहा हूं। तुम माँ जी का ध्यान रखो, मैं अभी तुरंत बना कर लाता हूं। विनोद बिना वक्त गवाए सीधे रसोई के अंदर जाता है। वो फटाफट मोमोज के लिए मैदे का आटा गूंथता है। उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें पतला बेलता है। फिर बारीक कटी सब्जियों, प्याज और मसालों को मिलाकर स्वादिष्ट मसालेदार भरावन तैयार करता है। एक एक करके मोमोज की शक्ल देते हुए उन्हें भाप में पकाता है। मोमोज बनाने के बाद वो लाल मिर्च, लहसुन, टमाटर और तीखे मसालों को पीसकर एक जबरदस्त चटपटी चटनी तैयार करता है। थोड़ी ही देर में वो मोहन दादा, सावित्री दादी और गीता के लिए एक एक प्लेट में गर्मा गर्म मोमोज और तीखी चटनी लगाकर आंगन में लाता है। सब लोग स्पाइसी मोमोज का पहला निवाला मुंह में डालते हैं। तीखी चटनी और नरम मसालेदार मोमोज का स्वाद लेते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। दादी तो बीमारी का दर्द भूलकर मुस्कुरा देती हैं। आहा, विनोद, स्वाद तो एकदम गजब है। जो भूख लगी थी वो इस तीखी चटनी को खाते ही मिट गई। बेटा, चटनी का स्वाद बहुत ही लाजवाब है, बस एक छोटी सी कमी रह गई है। अगर अगली बार बनाना ना तो इसमें थोड़ा सा मेरा ये खास मसाला डाल देना, फिर देखना इसके स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। बेटा विनोद, अगर मेरी बात मानो तो तुम गांव में स्पाइसी मोमोज ही बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे हाथों में गजब का हुनर है बाबू। यहाँ बाजार में सामान बहुत महंगा मिलता है। अगर तुम 10 रुपए की एक प्लेट मोमोज भी बेचोगे ना, तब भी गांव के लोग इसे बड़े शौक से खरीद कर खाएंगे। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी दादा। ठीक है दादा, तय रहा। कल से ही मैं गांव के किनारे इस स्पाइसी मोमोज का ठेला लगाऊंगा। अगर ये धंधा चल पड़ा ना तो दादी की सारी दवाइयां समय से आ जाएंगी और मैं आपको इस कड़ती धूप में खेतों में मजदूरी करने भी नहीं जाने दूंगा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारे इस नेक इरादे को कामयाब करे। गीता, कल से हम दोनों मिलकर यहाँ घर पर सारा सामान तैयार रखेंगे और मैं बाहर जा जाकर इसे बेचूंगा। देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगली सुबह होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही विनोद, गीता मिलकर स्पाइसी मोमोज की तैयारियां शुरू कर देते हैं। गीता मोमोज को चूल्हे पर पकने के लिए रख देती है और विनोद चटनी तैयार करता है। इस बार चटनी में दादी के कहे अनुसार मसाला डाला जाता है, जिससे चटनी का स्वाद और महक दोनों ही बेहद लाजवाब हो जाते हैं। और विनोद अपनी स्पाइसी मोमोज का ठेला पूरी तरह सजाकर गांव के किनारे ले जाकर लगा देता है। दादी के दलवाए हुए मसाले की महक धीरे धीरे पूरे गांव की हवा में फैलने लगती है। तभी सुगंध सूंघते हुए उधर से गांव की 2 महिलाएं गुजरती हैं। स्पाइसी मोमोज की ऐसी लाजवाब महक देखकर दोनों के कदम खुद ब खुद विनोद के ठेले की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे भाई साहब, स्पाइसी मोमोज! चलो, भगवान का शुक्र है कि इस गांव में कम से कम किसी ने तो हम महिलाओं की पसंद का ख्याल रखा, वरना यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं था। हाँ बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है आपका। भाई साहब, हमने इस गांव में आपको पहले कभी देखा नहीं। क्या आप शहर से आए हैं क्या? नहीं बहन जी, मैं तो पड़ोस के गांव से हूँ। बस अभी गांव के आखिरी किनारे वाले जो मोहन दादा है ना, उन्हीं के घर पर रहता हूँ। अच्छा, मोहन दादा के यहाँ, चलो बढ़िया है। तो भाई साहब, कैसे खिला रहे हो स्पाइसी मोमोज? रेट का है इसका? बहन जी, 10 रुपए की एक प्लेट दे रहा हूँ। अरे वाह, 10 रुपए की एक प्लेट, ये तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। चलो ऐसा करो कि फटाफट प्लेट लगाओ। एक प्लेट मेरे लिए लगा दो और एक प्लेट मेरी इन सहेली के लिए। दोनों लोग खाकर देखते हैं कि आपके स्पाइसी मोमोज का स्वाद कैसा है। जरूर बहन जी, अभी लगाता हूँ। विनोद दोनों के हाथों में मोमोज की प्लेट थमाता है और गर्मा गर्म भाप में पके मोमोज तीखी चटनी के साथ दोनों की प्लेट में परोसता है। जैसे ही दोनों महिलाएं एक एक मोमो मुंह में डालती हैं,
उनकी आंखें फैल जाती हैं। कसम से भैया, कसम से आपके हाथ का स्पाइसी मोमो खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जीते जी जन्नत मिल गई हो। अरे हाँ भैया, वैसे भी मैं बहुत चटपटा पसंद करती हूँ। क्या गजब की तीखी चटनी बनाई है यार, और भुने हुए जीरे का स्वाद भी सब कुछ एकदम बराबर बैठा है। ऊपर से ये जो नरम नरम मसालेदार मोमोज है ना, इनके स्वाद में 4 चांद लगा रहे हैं। भैया सुनिए, हम दोनों का पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। ऐसा करो, हमारे लिए 2 प्लेट पैक भी कर दो। हम घर ले जाकर घर वालों को भी खिलाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। पहले ही दिन गांव के किनारे लगा वो छोटा सा ठेला अब रामपुर में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार था। देखते ही देखते विनोद के ठेले पर पूरे गांव की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। स्वाद का ऐसा जादू चलता है कि शाम होते होते उसकी सारी की सारी स्पाइसी मोमोज बिक जाती है। विनोद अपनी पहली कमाई की खुशी से फुला नहीं समाता और अपने घर वापस आता है। घर आकर जब वो आंगन में कदम रखता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। दादा, दादी और गीता सब मिलकर फिर से मोमोज की शक्ल बनाने और भरावन तैयार करने में जुटे हुए थे। अरे वाह, आप सभी लोग मिलकर अभी से कल के लिए मोमोज बना रहे हो। पर आप सबको कैसे पता चला कि मेरी सारी की सारी स्पाइसी मोमोज आज ही बिक गई? बेटा, मुझे पहले से पता था कि तेरे हाथ का स्वाद ऐसा है कि एक भी मोमो नहीं बचेगी। इसीलिए हम सब दोपहर से ही कल की तैयारी में जुट गए, ताकि कल सामान कम ना पड़े। अब तू दिन भर का थका हारा आया है, जा जाकर आराम कर बेटा। नहीं दादी, मैं थका नहीं हूँ। आज की इस पहली कमाई के पैसे आप रख लो। इनसे कल सुबह सबसे पहले आपकी दवा आएगी। नहीं बेटा, इन पैसों का मैं क्या करूंगी, तू अपने पास रख, आगे धंधा बढ़ाना है। दादा, तो फिर आप ही इन पैसों को रख लीजिए। ये हमारे इस कमरे का किराया और आपकी मजदूरी है। बेटा, आज से तू मेरा किराएदार नहीं, मेरा सगा बेटा है। और कोई बाप अपने बेटे से मजदूरी या किराया नहीं लेता। हम सब अब एक ही परिवार हैं। चाहे जो भी मुसीबत आए, हम सब मिलकर साथ में निपट लेंगे। हाँ विनोद दादा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब साथ हैं। तुम बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। आप सबका यही साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे आज थोड़ी थकान लगी है तो मैं जाकर सो जाता हूँ। कल सुबह फिर से ठेला लगाना है। अगली सुबह होती है। विनोद फिर से पूरे जोश के साथ उसी चौराहे पर अपना स्पाइसी मोमोज का ठेला लगाता है। कल की तरह आज भी देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। विनोद फुर्ती से सबको मोमोज खिला रहा था। तभी थोड़ी देर में भीड़ को चीरते हुए मोहन दादा का बेटा राजेश और उसकी पत्नी उस ठेले पर आते हैं। राजेश अकड़ कर खड़ा हो जाता है। ए भाई, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट बढ़िया तीखी चटनी वाले स्पाइसी मोमोज लगाओ तो। विनोद बिना उन्हें पहचाने मुस्कुराकर दोनों के लिए प्लेट सजाता है और आगे बढ़ा देता है। स्पाइसी मोमोज खाते ही राजेश के मुंह से तारीफ निकल जाती है, पर उसके मन में उत्सुकता जागती है। भाई, तुम इस गांव के तो नहीं लगते? कहाँ के रहने वाले हो तुम? और यहाँ इस गांव के किनारे कैसे आ गए? भैया, मैं तो पड़ोस के गांव का हूँ, पर आजकल मैं यहाँ गांव के किनारे जो मोहन दादा रहते हैं ना, उन्हीं के घर में रहता हूँ। मैं मोहन दादा को अपने सगे पिता जैसा मानता हूँ। आज मेरा जो कुछ भी है, ये ठेला, ये धंधा, सब उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ। विनोद की ये बात सुनते ही राजेश के शातिर दिमाग में एक खुराफाती ख्याल घूमने लगता है। वो सोचने लगता है कि अरे, इस पड़ोस गांव के लड़के ने तो बुढ़े को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसका धंधा तो बहुत चोखा चल रहा है। अगर अभी मैं जाकर अपने पिता की संपत्ति वापस ले लूं और ढोंग करके उनकी देखरेख करने लगूं, तो बुढ़े का घर भी मेरा हो जाएगा। ये चलता हुआ ठेला और स्पाइसी मोमोज का धंधा भी मेरा हो जाएगा। और फिर इस बाहरी लड़के को लात मारकर गांव से बाहर निकाल दूंगा। यही सब सोचते हुए राजेश के चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान आ जाती है। वो विनोद को पैसे देकर वहां से निकल जाता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने घर जाने के बजाय सीधा अपने बूढ़े पिता मोहन दादा के घर की तरफ चल देता है। उसके कदम लालच से भरे हुए थे। विनोद स्पाइसी मोमोज बेचकर
खुशी खुशी घर वापस लौटता है। पर जैसे ही वो घर के आंगन में कदम रखता है, वहां का माहौल एकदम बदला हुआ और तनावपूर्ण था। राजेश और उसकी पत्नी सामान फेंक रहे थे और गीता कोने में सहमी खड़ी थी। विनोद को देखते ही राजेश उस पर चीख पड़ा। ए लड़के, चल उठा अपना झोला झंखाड़ और निकल यहाँ से बाहर। इस घर का असली वारिस, असली बेटा मैं हूं। बहुत दिन लूट लिया मेरे सीधे साधे बाप को। अब से मैं और मेरी पत्नी इनकी सेवा करेंगे। भाग यहां से। दादा, ये क्या हो रहा है दादा? आप कुछ बोलते काहे नहीं? बेटा विनोद, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाबू चाहे जैसा भी है। राजेश आखिर मेरा ही खून है, मेरा सगा बेटा है। मैं मजबूर हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। ठीक है दादा, आप दुखी मत होइए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। मैं अपनी पत्नी को लेकर अभी जा रहा हूं। विनोद बिना कोई बखेड़ा किए अपना सारा सामान वहीं छोड़ देता है और अपनी पत्नी गीता का हाथ थामकर उस घर से चुपचाप निकल जाता है। रात हो जाती है और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दोनों गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गीता विनोद के गोद पर सिर रखकर सो जाती है और विनोद सूनी आंखों से आसमान को तकता रहता है। उधर राजेश विनोद के छोड़े हुए ठेले को लेकर चौराहे पर स्पाइसी मोमोज बेचने जाता है, लेकिन राजेश के हाथों में ना तो विनोद जैसा हुनर था और ना ही उसके दिल में दादी जैसा सेवा का भाव। उसके बनाए मोमोज में कोई स्वाद नहीं था, जिसके कारण सारे ग्राहक एक एक करके दूर चले गए और उसका ठेला पूरी तरह पिट गया। जब राजेश को कोई फायदा नहीं दिखा तो उसने घर में फिर से दादा दादी के साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। मोहन दादा को अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। अगली सुबह पेड़ के नीचे बैठे विनोद और गीता के पास अचानक मोहन दादा हाफते हुए पहुंचते हैं। दादा की आंखों में पछतावा और गहरा प्यार था। बेटा विनोद, मुझे माफ कर दो बाबू। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उस लालची राजेश ने मेरे साथ फिर से बुरा व्यवहार किया। मैंने आज ही उसे उसका हिस्सा देकर हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। अब वो वापस नहीं आएगा। दादा, आप रोइए मत। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। घर पर तुम्हारा ठेला और स्पाइसी मोमोज का सामान वैसे का वैसा ही रखा है। तुम्हारी दादी ने अपनी बीमारी भूलकर आज खुद उठकर मोमोज की शक्ल बनाई है और मैंने चटनी तैयार की है। बस तुम्हें चलना है और उसे बेचना है। चलो अपने घर बेटा। दादा की बात सुनते ही विनोद और गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों हंसते हुए अपने असली घर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह विनोद फिर से उसी चौराहे पर पूरे स्वाभिमान के साथ अपना स्पाइसी मोमोज का ठेला लगाता है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि विनोद भैया वापस आ गए हैं, देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। विनोद के हाथ का वही पुराना तीखा चटपटा स्वाद पाकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। विनोद और उसका परिवार अब खूब सारा पैसा कमाता है। दादी की दवाइयां समय पर आती हैं और मोहन दादा को अपनी ढलती उम्र में विनोद और गीता के रूप में सच्चे बेटे बहू का सहारा मिल जाता है। सीख: लालच का फल हमेशा बुरा होता है। राजेश ने केवल संपत्ति और धंधे के लालच में आकर नाटक किया था, लेकिन बिना मेहनत और हुनर के उसका लालच उसे ले डूबा। ईमानदारी और हुनर की हमेशा जीत होती है। और ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए